I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are agriculture sector on the eve of independence and industrial sector on the eve of independence. So let us discuss about the agriculture sector on the eve of independence. भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषताएं क्या थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन भी कम था और प्रोडक्टिविटी भी कम थी. प्रोडक्शन का मतलब होता है कि टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है, जबकि प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कितना प्रोडक्टिविटी है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है. तो इंडिया में ये दोनों ही बहुत कम थी 1947 में. अगर हम कुछ डाटा को कंपेयर करें तो इंडिया में वीट का जो प्रोडक्टिविटी था 1947 में वो 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर था, जबकि 2016-17 में ये 3216 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया है. तो इसका मतलब है कि वीट का जो प्रोडक्टिविटी था वो करीब 5 गुना कम था, आज से लगभग 5 गुना कम था. इसी तरह से अगर हम राइस की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो 1947 में राइस की जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन था इट वाज 665 केजी पर हेक्टेयर, जबकि ये 2016-17 में 2550 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया. इसका मतलब है कि राइस का जो प्रोडक्शन था ये भी लगभग 4 गुना कम था 1947 में. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कितना कम था. नेक्स्ट पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अनसर्टेनिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई डिग्री में थी. और ये अनसर्टेनिटी क्यों थी, किस चीज़ में अनसर्टेनिटी थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन थी. और इसका कारण क्या था? डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल. भारतीय कृषि जो है वो निर्भर करती थी रेनफॉल पर. अगर अच्छा रेनफॉल हुआ तो अच्छी फसल होगी, और अगर पुअर रेनफॉल हुआ तो पुअर आउटपुट होगा. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन जैसे कैनल्स है या वेल्स हैं, उनको बनाने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं किया गया. इसलिए हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो है वो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी था, प्रोडक्टिविटी का भी और इरिगेशन का भी. नेक्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग. हमारे इंडिया में सबसिस्टेंस फार्मिंग का डोमिनेंस था. ज़्यादातर जो फार्मर थे वो खेती बाड़ी को सबसिस्टेंस पर्पस के लिए करते थे, मतलब निर्वाह योग्य खेती बाड़ी की जाती थी. और सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि जब फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप्स को अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों तक ही प्रोड्यूस करें, कि जितनी उनकी अपनी ज़रूरतें हैं परिवार की उतना ही प्रोडक्शन करना है. मतलब मार्केट में सेल के लिए जो मार्केटेबल सरप्लस है उसका प्रोडक्शन नहीं होता था. एक तरह से हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल आउटलुक बिल्कुल भी नहीं था. और इसी वजह से जो पॉवर्टी थी वो बहुत ज़्यादा थी इंडियन इकोनॉमी में. नेक्स्ट पॉइंट इज गल्फ बिटवीन द ऑनर ऑफ द सोयल एंड टीलर ऑफ द सोयल.
इंडिया में जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक तरह से जमींदारी प्रथा जो थी वो चलाई गई थी और वो उस समय तक चल रही थी 1947 तक। तो जो ज़मींदार थे उनको ज़मीन दे दी गई थी ब्रिटिश रूल की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनके नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी गई थी और आगे उनको कहा गया था कि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो सरकार को इकट्ठा करके देना है फार्मर्स से। तो ऐसे लोग जो ज़मींदार की खेतों में काम करते थे उनको हम कहते हैं टीलर ऑफ द सॉइल, मतलब जो एक्चुअल कल्टीवेटर ऑफ द लैंड थे। वो बहुत मेहनत करते थे ज़मीन में, लेकिन ज़मीन की उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़मींदार उनसे ले लेते थे एज द लैंड रेवेन्यू, और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो ले लेते थे, मतलब जो ब्रिटिश रूल था उसको वो दे दिया जाता था, और बाकी हिस्सा जो है ज़मींदार अपनी लग्जरी ऑफ लाइफ पे खर्च करते थे। मतलब जो ज़मींदार हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। दूसरी तरफ जो टीलर ऑफ द सोयल थे, जो एक्चुअल कल्टीवेटर ऑफ द सोयल थे, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ बचता नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रॉप का हिस्सा था वो ज़मींदार उनसे ले लेता था। इस तरह से हमारे जो एग्रीकल्चर थी वो बैकवर्ड थी, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ही कम था। तो एक तरह से जो टीलर ऑफ द सोयल थे उनको बहुत ही कम हिस्सा उसका मिलता था, इसलिए भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी। सो दिस पॉइंट वी डिस्कस्ड गल्फ बिटवीन द ऑनर ऑफ द सोयल एंड टीलर ऑफ द सोयल। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। जो लैंड होल्डिंग्स थी फार्मर्स के पास वो बहुत छोटे छोटे साइज की थी और फ्रेगमेंटेड थी। फ्रेगमेंटेड का मतलब है कि बिखरी हुई थी। जो फार्मर के पास ज़मीनें थी वो बहुत छोटे छोटे साइज की थी और अलग अलग एरियाज में बिखरी हुई थी, अलग अलग जगह पर थी, वो ज़मीन इकट्ठी नहीं थी। तो इससे भी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी, क्योंकि छोटी छोटी जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं होती हैं, उसमें ज़्यादा आउटपुट नहीं निकल पाता है और उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पर ज़्यादा रहता है। इसलिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटपुट था वो बहुत ही कम था। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश राज के दौरान जो है इंडिया में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलाया गया उसकी वजह से भी हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया था। उसका कारण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ज़मींदार लोग जो हैं वो कल्टीवेटर ऑफ लैंड से बहुत बड़ा हिस्सा उनके रेवेन्यू का ले जाते थे। उनके पास बहुत कम हिस्सा बचता था जिसमें वो अपना जीवन निर्वाह ही कर पाते थे। एग्रीकल्चर में इनपुट, इन्वेस्टमेंट के लिए इनपुट उनके पास नहीं बचता था, या इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ था नहीं उनके पास एग्रीकल्चर में। इसलिए भी हमारा जो आउटपुट था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत कम था। मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से भी इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा लॉस हुआ। एंड द लास्ट पॉइंट इज फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इंडिया में जो है वो फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। लोग जो हैं वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको मजबूर किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स थी जैसे कि इंडिगो हैं, नील की खेती जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए फार्मर्स को मजबूर किया गया कि आप इसका प्रोडक्शन कीजिए, क्योंकि इंडिगो जो थी वो उसकी ज़रूरत थी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को। जो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी ब्रिटेन में, उनको डाई और ब्लीचिंग के काम करने के लिए इंडिगो की आवश्यकता होती थी। तो इंडिगो की सप्लाई के लिए जो है वो उन्होंने हमारे इंडियन फार्मर्स को मजबूर किया कि आप इंडिगो का प्रोडक्शन कीजिए। और इस तरह की कमर्शियल जो फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ उसमें
फार्मर्स को लालच दिया गया, कुछ एडवांस दिया गया कि भाई आप इंडिगो को कल्टीवेट कीजिए, और उससे क्या हुआ कि जो सबसिस्टेंस फार्मिंग थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि फार्मर्स को फिर डिपेंड करना पड़ा कि वो दूसरे लोगों से जो है वो फूड ग्रेन परचेज किया करते थे, क्योंकि वो अपनी खेती में तो अब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं करते थे, और उनके पास जो पैसा बचता था वो भी कम बचता था, या कम पैसा उनको मिलता था कॉमर्शियल एग्रीकल्चर से। तो अब उनको अनाज खरीदना होता था मार्केट से। अब उसके लिए पैसा कम है तो फिर मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो जीवन निर्वाह उनका पहले अपनी खेती से हो रहा था उसमें भी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से ये थी हमारी फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। So let us discuss about the industrial sector on the eve of independence. भारत में इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ ने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। और दूसरा ये था कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी बहुत धीमी प्रोग्रेस थी, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस थी। तो ये दो मेन फीचर्स थी। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज टू थिंग्स। तो पहला पॉइंट है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट था या हस्तशिल्प जिसको हम कहते हैं, हाथों से बनी हुई जो चीज़ें लोग बनाते थे, भारतीय लोग, उनकी पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में उनकी रेपुटेशन थी। वो जानी जाती थी अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी एक्सेलेंस के लिए। लेकिन ब्रिटिश राज ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया, और उसके पीछे उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेटरी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी उनको यूज़ किया ताकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। तो ब्रिटिश रूल ने इंडिया में क्या किया कि उन्होंने जो हमारा रॉ मटेरियल जो वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से, उसको टैरिफ फ्री रखा, और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से जो फिनिश्ड गुड्स इंडिया में लाई जाती थी, इंपोर्ट की जाती थी, उनको भी टैरिफ फ्री रखा। लेकिन जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उनके एक्सपोर्ट पर जो है हैवी ड्यूटीज लगाई गई। तो हम समझ सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, क्योंकि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया गया, जबकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जो एक्सपोर्ट था वो उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगा दी गई। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उनकी जो डिमांड थी फॉरेन कंट्रीज़ में वो धीरे धीरे कम हो गई, और उससे क्या हुआ कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और साथ में दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की बनी हुई जो चीज़ें थी उनके ऊपर भी उन्होंने जो इम्पोर्ट टैक्स था वो नहीं रखा, उसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया। तो ब्रिटिश गुड्स जो थी इंडिया में वो भी सस्ती बिकने लगी। इससे इंडिया में उस प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ गई और हमारी अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो गई। तो ये कारण था कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे वो ख़त्म हो गए, उनको ख़त्म किया गया षड्यंत्र के तहत। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। तो जो प्रिंसली कोर्ट्स थे इंडिया में, जैसे कि ब्रिटिश रूल से पहले नवाब हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे अलग अलग हिस्सों के देश के।
तो वो अपने हैंडीक्राफ्ट जो आर्टिस्ट थे, आर्टिशियन थे, उनको वो कई तरह के जो मोटिवेशन थी वो दिया करते थे, उनको कई तरह के पुरस्कार दिए जाते थे ताकि हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था वो फेमस रहे, वो ज़्यादा अच्छा काम करें। लेकिन ब्रिटिश रूल जैसे ही स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो उससे जो प्रिंसली कोड थे, जो राजा महाराजाओं के, नवाबों के या सम्राटों के जो दरबार लगा करते थे, वो समाप्त हो गए। और फिर उनको जो हैंडीक्राफ्ट के लिए एक तरह से मोटिवेशन मिलता था, अप्रिसिएशन मिलता था, वो मिलना भी बंद हो गया। तो डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट की वजह से भी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो डिस्ट्रॉय होता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट बनते थे उनका कंपटीशन हो गया मशीन मेड प्रोडक्ट से, क्योंकि इंडिया में पहले इंडियन हैंडीक्राफ्ट ही यूज़ होता था। लेकिन जब ब्रिटिश रूल ने इंडिया में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना शुरू किया, और वो भी ड्यूटी फ्री करके, तो उससे प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते मिलने शुरू हो गए। साथ में मशीन से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लगती थी, सुपीरियर लगती थी हैंडीक्राफ्ट से। तो हमारे इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट था उसकी मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन हो गई, क्योंकि मशीन मेड जो गुड्स थी उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम था एज कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारे इंडियन लोग थे उनको भी वो चीज़ें उन्होंने परचेज करना शुरू करी, ब्रिटिश गुड्स को, और हमारा अपना जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। तो न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड का मतलब है कि जो ब्रिटिश कल्चर था वो हमारे सोसाइटी में भी कुछ लोगों पर उसका असर होना शुरू हुआ, और वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए। तो उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स की बजाय जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे उनको ज़्यादा चूज़ करना शुरू किया, उनको ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को फेवर किया, और इसी वजह से जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी या हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया, क्योंकि हमारे अपने लोगों ने ही उन प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया या उनको यूज़ करना छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। तो रेलवे को जो है वो शुरू किया गया ब्रिटिश रूल के द्वारा, और पहली जो ट्रेन थी वो बॉम्बे से चली थी, बॉम्बे से थाने तक 1853 में। तो रेलवे जब एक्सपेंड हुआ इंडिया में, तो उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उसके लिए एक बड़ा बाजार मिल गया, क्योंकि रेलवे के थ्रू वो अपने जो प्रोडक्ट्स थे उनको दूर दूर तक वो सप्लाई कर सकते थे। और क्योंकि जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट के मुकाबले वो उनकी कॉस्ट कम थी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट हाई कॉस्ट प्रोडक्ट थे, जबकि ब्रिटिश जो गुड्स थी वो मशीन मेड गुड्स थी और उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम था। इसी वजह से, क्योंकि वो ब्रिटिश गुड्स जो थी वो सस्ती भी थी और रेलवे भी एक्सपेंड हो गया, तो रेलवे के एक्सपेंड होने की वजह से पूरे भारतवर्ष में एक तरह से एक बड़ा मार्केट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए बन गया, और जगह जगह पर जो है ब्रिटिश गुड्स को बेचा जाने लगा, और जिससे क्या हुआ कि हमारा एक तरह से जो हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। सो ये थे कारण डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट के इंडिया में। और दूसरा पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारी आज की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ब्लीक ग्रोथ था, वेरी नोशनल ग्रोथ वाज देयर।
तो इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट। हमारे यहाँ पे कुछ ही इंडस्ट्रीज जो थी वो एस्टेब्लिश हुई थी, वो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, जिसमें हम बात कर सकते हैं जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बनी थी, जिसको हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी इंडिया में, ये 1907 में हुई थी। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी थी इंडिया में, और इसकी भी ग्रोथ रेट बहुत कम थी। और इसके साथ ही कुछ शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज या पेपर इंडस्ट्रीज, इनकी भी कुछ गिनी चुनी यूनिट्स की स्थापना की गई थी इंडिया में। और इनकी स्थापना भी इसलिए की गई क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में बनी हुई जो गुड्स थी उसके द्वारा दूसरे देशों को सप्लाई किया जाना था उस प्रोडक्ट को। क्योंकि वर्ल्ड वार 1 हुआ, 2 हुआ, तो इसमें जो एक तरह से इंडस्ट्रियल गुड्स थी उसकी स्केर्सिटी हो गई थी पूरे वर्ल्ड वाइड, इसलिए इनकी स्थापना की गई इंडिया में। और दूसरी बात है कि जो स्टेट पार्टिसिपेशन था, सरकार का जो पार्टिसिपेशन था इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ये बहुत ही कम था। इट वाज वेरी वेरी लिमिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन्होंने कुछ ही एरिया में काम किया। और वो एरियाज क्या क्या थे? रेलवे पे काम किया गवर्नमेंट ने, कुछ काम पावर जनरेशन पे हुआ, और डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स पे काम किया गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे काम किया गया। और ये चारों ही चीज़ें जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एक तरह से ब्रिटिश रूल के लिए जो बेनिफिशियल चीज़ें थी उन पे ही काम किया। क्योंकि रेलवे का डेवलपमेंट, पावर जनरेशन करना, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये उनके ट्रेड को बढ़ा सकता था इंडिया में, और वो काफ़ी सारा जो बेनिफिट था उसको ले सकते थे इंडियन इकोनॉमी से। इसके अलावा जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी वो लगभग ना के बराबर थी इंडिया में। और जो मशीन थी या इंडस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनसे हम फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी यहाँ बहुत कमी थी। मतलब उस तरह की इंडस्ट्रीज जो थी वो हमारे देश में थी ही नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, और उसकी जो लिमिटेड थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो सारी उसकी ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। इसके लिए कोर पॉइंट्स हम ये कह सकते हैं कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी उसको धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ थी वो बहुत कम थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ थी वो नहीं थी। और साथ में जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री जिसको हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत कम थी, और वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया में उसकी उस समय बहुत ज़्यादा ब्लीक ग्रोथ थी या बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ थी। So, dear students, if you find this class meaningful and helpful to you, then please share this video to other students, those who can be benefited from this. Thank you.